अब देखो अपन ने सद हेतु कर लिया था। हेतु, हेतु की परिभाषा दो टाइप के थे, सद हेतु और असद हेतु। असद हेतु को ही हेतुआभास कहते हैं। सद हेतु के बारे में जान लिया, 5 गुण देख लिए इसके। अब करेंगे असद हेतु या हेतुआभास। क्लियर? तो हेतुआभास क्या है? हेतु प्लस आभास, हेतुआभास कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि हेतु की तरह झलकना है, हेतु की भांति मालूम होना। यह आदमी को कन्फ्यूज करता है। जैसे मैं बोलूँ कि पर्वत पर धुआं है, मतलब अग्नि है। क्यों देखा उसने? धुआं देखा। अब वहाँ पे धुआं नहीं थी एक्चुअली, वहाँ पे किसी की आग, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बादल छाए हुए थे काले काले, उसको धुआं लगा। तो ये क्या करता है कि हेतु की तरह झलकता है। तो हेतु प्लस आभास है मतलब हेतु आभास। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि हेतु की तरह झलकना या हेतु की भांति मालूम होना। सेम टू सेम। बहरूपिया समझते हो? बहरूपिया जो मतलब कॉपी कर लेता है, तो ऐसा लगता है कि इसी की वजह से काम हो रहा है। एक्चुअली वो होता ही नहीं है। अपन को ऐसा लगता है कि वो है, लेकिन वो होता नहीं, दूसरी चीज होती है। तो ये क्या है? हेतु की तरह झलकना या हेतु की भांति मालूम होना। इसे दुष्ट हेतु या अहेतु भी कहते हैं। आगे ना यहाँ पे इसे दुष्ट हेतु। दुष्ट हेतु क्यों बोलेंगे? क्योंकि अपने काम बिगाड़ देता है। अपन जो अनुमान लगाते हैं ना वो गलत साबित हो जाता है इस हेतुआभास की वजह से। हेतुआभास की वजह से कैसे? कि अपन ने अनुमान लगाया कि यार ऐसा कुछ हो सकता है आज, कि मैं ऐसे कोई भी काम, जैसे कि बारिश वाला एग्जाम्पल दे दें कि आज बारिश हो सकती है। आपने बादलों को देख के लगाया अनुमान बारिश हो सकती है, लेकिन हो सकता है पड़ोस में आग लगी हो, उसके काले धुआं की वजह से वो बादल दिख रहे हो आपको। तो ये क्या करता है? दुष्ट। जो आपका अनुमान लगाते हैं वो बेकार साबित हो जाता है। तो इसलिए इसे दुष्ट हेतु या अहेतु भी कहते हैं। इसे अनुमान का दोष भी कहते हैं, क्योंकि इसी की वजह से अपन अनुमान में गलती करते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ, कार वाला एग्जाम्पल देता हूँ आपको बार बार, कि आपने अनुमान लगाया कि ये कार 1 मिनट में आएगी यहाँ पे रोड पे, मैं जब तक पार कर जाऊँगा, लेकिन उसने बीच में अचानक से स्पीड बढ़ा दी, या फिर उसकी स्पीड तेज़ थी आपका जो, इसलिए आपको लगा कि धीरे धीरे आ रही है, लेकिन अचानक से वो तेज़ आ गई, तो आपका अनुमान गलत हो गया। तो इसे अनुमान का दोष भी कहते हैं। अयथार्थ हेतु होने पर भी हेतुवत प्रतीत होता है। ये अयथार्थ मतलब वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है, झूठा है, बेकार है, लेकिन फिर भी ये हेतुवत मतलब हेतु के समान दिखता है। ये इसकी क्वालिटी है, तभी तो ये हेतुआभास है। तभी तो आपके अनुमान में गलती पैदा करता है, तभी तो आपके अनुमान में दोष पैदा करता है। तो ये अयथार्थ हेतु होने पर भी हेतुवत प्रतीत होता है। क्वेश्चन आएगा अहेतु किसे कहते हैं? क्वेश्चन आएगा अनुमान का दोष किसे कहते हैं? क्वेश्चन आएगा अयथार्थ हेतु किसे कहते हैं? क्वेश्चन आएगा हेतुआभास किसे कहते हैं? सबका यही आंसर है कि जो हेतु की तरह झलकता है, हेतु की बात मालूम होता है, उसे हेतुआभास कहते हैं या अहेतु कहते हैं या दुष्ट हेतु कहते हैं। सब में यही अलाइन आएगी। अब देखो हेतुआभास के प्रकार या फिर असद हेतु के प्रकार, एक ही बात है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हेतुआभास पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है। तो 5 होते हैं, किसके अनुसार? तर्क संग्रह के अनुसार। मैंने क्यों नाम डाला? क्योंकि अभी चरक के अनुसार 3 होते हैं, तो यहाँ पे 5 होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है 5 वाले। तो तर्क संग्रह के अनुसार जो 5 होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो हेतुआभास के कितने प्रकार हैं? आप इसको भूल जाओ कि तर्क संग्रह के अनुसार, बस याद रखो 5, बात खत्म। यही है अपने सिलेबस में जो 5 होते हैं ना, ये 5 होते हैं। कौन कौन से? सब विचार, विरुद्ध, सत्य, प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। सब विचार के 3 वेद होते हैं, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। और असिद्ध के 3 वेद होते हैं, आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध और व्याप्त असिद्ध। तो ये सारणी आपको याद होनी चाहिए। ये हेतुआभास के 5 प्रकार होते हैं, सब विचार, विरुद्ध, सत्य, प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। सब विचार के 3 वेद होते हैं, साधारण, असाधारण, अनुपसंचारी। और असिद्ध के 3 वेद होते हैं, आश्रय असिद्धि, स्वरूप असिद्धि, व्याप्तवा असिद्धि। ठीक है, ये सारणी के हिसाब से याद करोगे तो तुरंत याद हो जाएगा। अब इसके बारे में आप डिस्कशन मतलब वर्णन करेंगे अपन को आराम से एक एक चीज़ का। सभी विचार, क्योंकि अपन ने पहला क्या है, सभी विचार है ना, तो अपन ये करेंगे पहले, फिर ये करेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये। कोशिश करेंगे आज की क्लास में पूरी हो जाए। सभी विचार, जो हेतु अनेकांतिक होता है वह सभी विचार। देखो परिभाषा है कि जो हेतु अनेक एकांतिक होता है वह सभी विचार है। कुछ समझ नहीं आया होगा मुझे पता है। अनेकांतिक का अर्थ होता है नियत न रहने वाला, अर्थात जो अपने साध्य के साथ हमेशा न रहे, बल्कि कभी साध्य के साथ तो कभी असाध्य के साथ। अब इसका एक एग्जाम्पल आता है कि जो जनेऊ पहनते हैं वो व्यक्ति ब्राह्मण है। जनेऊ जानते हो, जो गले में एक धागा सा पहनते हैं, वो व्यक्ति ब्राह्मण है।
तो बहुत से व्यक्ति पहनते भी हैं, बहुत से व्यक्ति नहीं पहनते। आप उसके आधार पर उसको सिद्ध नहीं थोड़ी कर सकते कि ब्राह्मण नहीं है, इसने जनेऊ नहीं पहन रखी। किसी के घर में पहनते हैं जनेऊ, किसी के घर में नहीं पहनते। तो ये क्या होता है कि अनेकांतिक होता है, कि नियत नहीं रहने वाला, फिक्स नहीं है ये। अर्थात जो अपने साध्य के साथ हमेशा न रहे, बल्कि कभी साध्य के साथ तो कभी असाध्य के साथ। तो कभी जनेऊ ब्राह्मण भी पहन सकता है, कभी जनेऊ दूसरी कास्ट वाला व्यक्ति भी पहन सकता है, कोई फिक्स थोड़ी है। तो ये सब विचार में आता है। 3 प्रकार का होता है, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। तो साधारण देखते हैं क्या होता है। जो हेतु साध्य के साथ भी पाया जाए और साध्य के अभाव में किसी अन्य वस्तु में भी पाया जाए, उसे साधारण से विचारी हेतुआभास कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जो हेतु साध्य के साथ भी पाया जाए, जिसको सिद्ध करना है ना उसके साथ भी पाया जाएगा, ठीक है, और साध्य के अभाव में किसी अन्य वस्तु में भी पाया जाएगा, कि वो दूसरे विपरीत वाली वस्तु में पाया जाएगा जिसको अपन को सिद्ध नहीं करना था, मतलब एक ही हेतु 2 जगह पा रहा है, तो उसे साधारण सब विचारी हेतुआभास कहते हैं। एग्जाम्पल से समझोगे, जितने भी ये ठीक से है ना, एग्जाम्पल से समझोगे तो समझ में आएगा। उदाहरण देखो, यह गाय है क्योंकि इसके सींग है। मैंने बताया कि बेटा यह गाय है क्योंकि इसके सींग है। इस उदाहरण में सींग हेतु है और गाय साध्य है, सिद्ध होगी बात, ठीक है भाई। गाय के सींग होते हैं, अपन ने मान ली बात। परंतु यह हेतु मतलब कि ये सींग अन्य प्राणियों में पाया जाता है, जैसे कि भैंस में भी तो पाए जाते हैं सींग, हिरण में भी तो पाए जाते हैं सींग। क्या उनको भी गाय बोलोगे? क्या नहीं बोलोगे ना। अतः सींग हेतुआभास न होकर, मतलब अतः सींग हेतु न होकर हेतुआभास है। ये इसको मैंने गलत लिख दिया। अतः सींग हेतु न होकर हेतुआभास है, मतलब ये बहुत से प्राणियों में पाया जाता है, गाय में नहीं, भैंस में भी पाया जाएगा, हिरण में भी पाया जाएगा, अलग अलग जानवर उनमें भी पाया जाएगा। तो अतः सींग हेतु न होकर हेतुआभास है। हम सींग को देखकर गाय का अनुमान नहीं कर सकते। तो जो अपन ने जो चुना था, जो कारण लॉजिक चुना था, वो गलत है। क्योंकि अपन बोला कि भाई क्या बोला था कि ये गाय है क्योंकि इसके सींग है, तो सींग तो और में भी पाए जाते हैं। तो परिभाषा में देखो कि जो हेतु साध्य के साथ साथ साध्य के अभाव में किसी अन्य वस्तु में भी, अभी सींग भैंस में भी मिल रहे हैं, हिरण में भी मिल रहे हैं, अन्य जानवरों में मिल रहे हैं सींग, तो इसके आधार पर सिद्ध थोड़ी हो सकते हैं। इसलिए ये अतः सींग हेतु न होकर हेतुआभास। मैं इसको सही कर दूंगा यहाँ पे, इसको कट करके यहाँ पे इसको, ये अतः सींग हेतु न होकर हेतुआभास है। अब देखो असाधारण, जो दूसरा टाइप से असाधारण, किसका? सव्य विचार का असाधारण दूसरा टाइप है। किसी साध्य का हेतु यदि प्रस्तुत पक्ष को छोड़कर अन्य किसी उदाहरण में नहीं मिलता, उसे असाधारण सव्य विचारी हेतुआभास कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी साध्य का हेतु किसी प्रस्तुत पक्ष को छोड़कर अन्य किसी उदाहरण में न मिलता हो, कि तभी तो बोलते हैं ना कि असाधारण, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं सकता। कोई एग्जाम्पल आपने दिया, ऐसा एग्जाम्पल दे दिया आपने कि उसके अलावा वो एग्जाम्पल कहीं और जगह मिलता ही नहीं है। कैसे? उदाहरण शब्द नित्य है, ठीक है, शब्द नित्य है क्योंकि उसमें शब्दत्व पाया जाता है। वही है ना कि शब्द और शब्दत्व, ठीक है। इस उदाहरण में शब्दत्व हेतु है और शब्द पक्ष के अतिरिक्त किसी में भी नहीं पाया जाता है, और अनुमान प्रमाण के लिए दृष्टांत होना जरूरी है। अब इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। असाधारण मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब वो किसी एक चीज़ में ही पाया जाएगा। अब मैंने कोई एग्जांपल दे दिया कि शब्द है, शब्द में शब्दत्व पाया जाता है, लेकिन अब शब्द ना किसी अन्य चीज़ में पाया नहीं जाता। आपको पता है कि शब्द और चीज़ में पाया नहीं जाएगा, शब्दत्व में ही पाया जाएगा। अब उसका कोई सिद्ध करने के लिए कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं मिल रहा, और यह बात लिखा गया, और अनुमान प्रमाण के लिए दृष्टांत होना जरूरी है। अब मैं तो ये जानता हूँ कि भाई शब्द शब्दत्व में पाया जाता है, लेकिन अब किसी मेरे दोस्त को समझाने के लिए मुझे कोई एग्जाम्पल तो चाहिए, ऐसा एग्जाम्पल ही नहीं है। तो ये असाधारण, इसको असाधारण हेतुआभास मतलब असाधारण सव्य विचार हेतुआभास बोला जाता है, क्योंकि किसी दूसरे को समझाने के लिए, दूसरे को अनुमान लगाने के लिए ये उपलब्धि नहीं है, कोई ऐसा एग्जाम्पल उपलब्धि नहीं है जो इसको समझा सके। जैसे अपन ने आग वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि भाई रसोई घर में आग है, यहाँ पे धुआं भी है, आग भी है। इसी तरह पर्वत पे धुआं भी है तो आग भी होगी, क्योंकि 2 जगह मिल गई, रसोई घर में मिल गई, पर्वत का एग्जाम्पल है। लेकिन अब यहाँ पे मिल ही नहीं रहा दूसरा एग्जाम्पल, समझ रहे हो ना। असाधारण मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि एक ही चीज़ में बस बोल दिया यही है लास्ट एंड फाइनल ना, इसका कोई। तो ये बोलता है कि और अनुमान प्रमाण के लिए दृष्टांत होना जरूरी है। किसी को समझाने के लिए आपको उदाहरण होना जरूरी है, दृष्टांत का होना जरूरी है, एग्जाम्पल का होना जरूरी है। एग्जाम्पल मिल नहीं रहा, इसलिए इसको हेतुआभास की कैटेगरी में डाला गया है। अब आप बोलोगे क्या
शब्द में सदत्व पाया जाता है तो क्या गलत है? नहीं, वो सही है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण उसमें इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से अपन सुनते हैं, इसलिए वो वहाँ पे सही हो जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष का उसमें योगदान हो जाता है। लेकिन अनुमान के हिसाब से देखते हैं, ओनली अनुमान के हिसाब से, तो वह अहेतु ही कहलाएगा, मतलब हेतुआभासी कहलाएगा। लेकिन जब दो प्रमाण यूज हो जाते हैं साथ में तो वो यूज हो जाता है अपने काम का। ठीक है, इस तरीके से समझो। अब देखो अनुपसंहारी, जो तीसरा टाइप का है, किसका? सभी विचार का अनुपसंहारी। जो हेतु अन्वय दृष्टांत और व्यतिरिक्त दृष्टांत, अन्वय यानी साथ और व्यतिरिक्त यानी अभाव, कि जो हेतु अन्वय दृष्टांत और व्यतिरिक्त दृष्टांत से रहित हो, ना साथ से ना अभाव से, दोनों से ही रहित है, ना तो किसी का साथ होगा ना अभाव होगा, वह अनुपसारी नामक अनेकांतिक है। इसमें पक्ष के अतिरिक्त विश्व में अन्य कोई पदार्थ नहीं बसता जिसमें साथ भावात्मक या अभावात्मक रूप में अपना संबंध स्थापित कर सके। ये बोल रहा है, अनुपसंहारी बोल रहा है कि ना तो इसमें अन्वय दृष्टांत कोई साथ वाला उदाहरण मिलता, ना व्यतिरिक्त ना अभाव वाला दृष्टांत मिलता, से रहित हो, वह अनुपसंहारी नामक अनेकांतिक है। इसके पक्ष में अतिरिक्त विश्व के अन्य कोई पदार्थ नहीं बसता। जो इसने एग्जाम्पल दिया ना, उसी में सब कुछ समा जाता है। उसके अलावा ना तो अभाव वाला एग्जाम्पल बचता, ना साथ वाला एग्जाम्पल बचता। जिसमें अन्य कोई पदार्थ नहीं बचता जिसमें सात भावात्मक या अभावात्मक रूप में अपना संबंध स्थापित कर सके। उदाहरण, सब कुछ अनित्य है प्रमेय होने के कारण। कि भाई एग्जाम्पल दिया कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ नष्ट होगा, क्योंकि सभी प्रमेय है। अपन किसी चीज़ को, जो जितनी भी प्रमेय वस्तु हैं वो सब अनित्य हैं, क्योंकि नष्ट हो जाएंगी। अपन जिनको जान सकते हैं, जिनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वो नष्ट भी हो जाएंगी। एग्जाम्पल बोला कि सब कुछ अनित्य है प्रमेय होने के कारण। प्रमेय क्या होता है? जिनसे जाना जा सके, जिसके बारे में नॉलेज प्राप्त किए जा सकते, वो अनित्य, कभी ना कभी नष्ट होगी। अब उसने प्रमेय वर्ड बोला और उसमें सब कुछ समा गया, सब कुछ समा गया, एवरीथिंग, सब कुछ अनित्य है प्रमेय होने के कारण। तो अब किसके साथ अभाव करें, किसके साथ जोड़ें? कोई बचा ही नहीं, सब कुछ इंक्लूड हो गया। तो इसका जो क्षेत्र है ना, व्यापक है, पूरा संसार इसने समाहित कर लिया। अनुपसंहारी एक तरीके से यही है कि इसमें भी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता उसको सिद्ध करने के लिए। समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, अब समझोगे थोड़ी देर बाद में। सब विचार हेतुआभास में परस्पर भेद, साधारण में क्या होता है? इसका क्षेत्र व्यापक है, ये कभी पक्ष, सपक्ष और विपक्ष तीनों में रहता है। वो सिंह की बात कर रहा हूँ मैं, कभी तो पक्ष के साथ रहेगा, कभी सपक्ष के साथ, कभी विपक्ष के साथ रहता है। मतलब कभी हिरण के साथ भी तो रहता है, कभी गाय के साथ भी रहता है, कभी भैंस के साथ भी रहता है। तो इसका क्षेत्र व्यापक है, मतलब लिमिटेड है। इसका क्षेत्र संकुचित है, यह केवल पक्ष में रहता है। जो एग्जाम्पल है ना, जो दिया है बस उसी में रहेगा, वो कभी फिक्स नहीं हो पाएगा, सिद्ध नहीं हो पाएगा। ओनली एक चीज़, मतलब इसका क्षेत्र संकुचित है, अतः केवल पक्ष में रहता है। और अनुपसंहारी क्या बोलता है? इसमें पक्ष सर्वव्यापी होता है। इसने ऐसा एग्जाम्पल दिया, वो पूरे संसार को इसने इंक्लूड कर लिया, मतलब पूरे संसार को इसमें इंक्लूड कर लिया। जो पक्ष पूरे संसार को ही इसने बना दिया। बहुत ट्रिकी वाली बातें हैं, आपको ये समझ में आनी चाहिए। तो ये पहला टाइप्स हुआ किसका? सव्य विचार, मतलब हेतुआभास का जो पहला टाइप्स है सव्य विचार, ये हुआ अभी। अब देखो विरुद्ध, ये दूसरा टाइप्स है। जो हेतु साध में व्याप्त न होकर साध अभाव से व्याप्त हो, वह विरुद्ध हेतुआभास है। नहीं समझ में आएगा मुझे पता है, ट्रिकी ये लाइन ही ऐसी है कि जो हेतु साध में व्याप्त न होकर साध अभाव से व्याप्त हो, वह विरुद्ध कहलाता है। अर्थात जो हेतु साध को सिद्ध करने के स्थान पर उसके उल्टे या विरुद्ध निष्कर्ष को ही सिद्ध कर दे, वह विरुद्ध हेतुआभास है। मतलब सामने जिस चीज़ को सिद्ध करनी थी ना, उसको तो सिद्ध नहीं कर रहा, लेकिन सामने वाले को, मतलब शत्रु का साथ दे दिया इसने एक तरीके से। तो इसलिए बोलते हैं विरुद्ध, कि जो हेतु साध को सिद्ध करने के स्थान पर जिस चीज़ को सिद्ध करनी थी ना, उसको उसकी जगह उसके उल्टे, उसके विरुद्ध निष्कर्ष को सिद्ध कर दे, वह विरुद्ध हेतुआभास है। अब एग्जाम्पल देखो, इसका उल्टा एग्जाम्पल है, हवा भारी है। मैं बोल रहा हूँ कि हवा भारी है क्योंकि वह रिक्त है। अब वो बोल रहा है, देखो भाई, हेतु हो गया खाली, साध हो गया भारी, और असाध्य मतलब जो सामने वाला था, मेरा दोस्त बोल रहा है हल्की, भाई हवा हल्की है, तो असाध्य क्या हो गया? हल्कापन। इसमें हेतु अलखापन को, जो हेतु है ना, मतलब खालीपन, वो क्या करता है? हल्केपन को सिद्ध कर देता है। भाई खाली है तो हल्का ही तो आएगा, तो ये हल्केपन ने किसको सिद्ध कर दिया? असाध्य को सिद्ध कर दिया। मतलब इसमें हेतु हल्कापन को सिद्ध करता है तो बात सही, लेकिन इसको एग्जाम्पल के लिए उल्टे बनाए, इसको एग्जाम्पल समझने के लिए उल्टे बनाए। कि जो सामने, मतलब ऐसा एग्जाम्पल दे दिया कभी कभी
कि सामने वाले की तर्क को ही सिद्ध कर दिया, अपनी बात को सिद्ध करने के बजाय उसकी बात सिद्ध हो गई। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? एग्जाम्पल से नहीं समझो तो ऐसे समझो कि दो दोस्त लड़ रहे हैं आपस में, अब मैंने कोई ऐसा एग्जाम्पल दिया कि उससे उसकी बात सिद्ध हो गई और वो खुश हो गया तुरंत, देख भाई मैंने मेरी बात समझाने के चक्कर में उसकी बात सिद्ध कर दी, वो होता है विरुद्ध। समझ गए? यस या नो? यस सर। अब देखो तीसरा है सत्व प्रतिपक्ष या प्रकरण सम। सत्व प्रतिपक्ष या प्रकरण सम, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि हितवाभास के प्रकारों के नाम लिखो। तो सत्व प्रतिपक्ष या प्रकरण सम में देखो, जब हेतु के साध्य का अभाव सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु भी उपस्थित हो तो उस प्रथम हेतु को सत्य प्रतिपक्ष हितवाभास कहा जाता है। ये बोलो कि जब हेतु के साध्य का अभाव, कोई बात है, कोई लाइन है, जब हेतु के साध्य का अभाव सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु भी उपस्थित हो, दो हेतु आ गए देखो इसमें, कोई बात बोली उसकी काट करने वाला, बोलते ना किसी ने एक लाइन बोली उसकी काट करने वाला दूसरा आदमी उपस्थित है, प्रेजेंट करने वाला है, तो उस प्रथम हेतु को सत्व प्रतिपक्ष हेतुआभास कहा जाता है। साध्य विपरीत साधक हेतु अंतर को प्रतिपक्ष कहते हैं। जैसे कि मैंने कोई लाइन बोली, मेरा दोस्त आके तुरंत उस लाइन को काट देता है, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो मैंने बोला कि मैं कल घूमने गया था, मेरा दोस्त आके बोला तू तो जा ही नहीं सकता, तू तो कल क्लास में बैठा था, बात वहीं पे काट दी। ठीक है, तो मतलब जब हेतु के साध्य का अभाव सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु भी उपस्थित हो तो उसे प्रथम हेतु को सत्य प्रतिपक्ष हेतुआभास कहा जाता है। साध्य विपरीत साधक हेतुअंतर को प्रतिपक्ष कहता है। उदाहरण से देखो तब समझ में आएगा। धूम को देखकर अग्नि को सिद्ध करते समय यदि पर्वत पर वर्षा भी हो रही हो तो, जैसे मैं बोलूँ कि देखो वहाँ पे धुआं उठ रही है, वहाँ पे अग्नि है, लेकिन साथ में वर्षा हो रही है, तो वर्षा हो रही तो अग्नि हो ही नहीं सकती, तुरंत कट गई ना बात। तो दो हेतु हैं, वर्षा और धुआं, तो अग्नि हो ही नहीं सकती सिद्ध, तो वर्षा ने उसको कट कर दिया। अब देखो असिद्ध, चौथा, साध्य को सिद्ध करने के लिए ऐसे हेतु का उपयोग करना है जो स्वयं सिद्ध न हो। मतलब नाम से पता चलता है, नाम में बहुत कुछ छिपा रहता है। पदार्थ विज्ञान में नाम पे ध्यान दोगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। साध्य को सिद्ध करने के लिए ऐसे हेतु का उपयोग करना जो स्वयं सिद्ध न हो। कैसे? ऐसे हेतु को असिद्ध हेतुआभास कहते हैं, मतलब खुद ही सिद्धि नहीं है, वो खुद ही सत्य नहीं है। अब सत्य तो नहीं है, अब सत्य होता तो वो सद हेतु कहलाता ना, वैसे ही असत्य है। अब समझो एक एग्जाम्पल में समझ में आएगा कि ये 3 प्रकार का होता है, आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध और व्याप्त सिद्ध। आश्रय सिद्ध देखो, जिस हेतु का आश्रय पक्षी असिद्ध है उसका अस्तित्व नहीं, उसे आश्रय असिद्ध हेतुआभास कहते हैं। मतलब उसकी लोकेशन ही नहीं है। जैसे कि मैं बोलूँ कि इस आकाश में एक घर बना हुआ है, पॉसिबल है क्या? ये देखो इस आकाश में घर बना हुआ है, इसकी देखो आकृति, देखो ये बादलों की एक आकृति बन गई, मैं बोल रहा हूँ देखो घर बन गया, पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि उसका जो स्थान है वो है ही नहीं घर बनाने लायक, क्योंकि खाली स्थान में कोई घर बन सकता है। तो ये बोल रहा है, उदाहरण देखो, आकाश का कमल सुगंधित है, आकाश का कमल सुगंधित है। आपको पता है कमल का जो पौधा होता है, कमल का जो फूल होता है सुगंधित होता है, लेकिन ये बोल रहा है कि आकाश का कमल सुगंधित है। तो इसमें देखो परिभाषा में देखो, जिस हेतु का आश्रय यानी पक्ष, पक्ष यानी लोकेशन, आश्रय यानी स्थान, घर, पक्ष यानी लोकेशन, वही बात है, आश्रय बोल दो पक्ष बोल दो, कि जिस हेतु का आश्रय या पक्ष असिद्ध है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, उसे आश्रय असिद्ध हेतुआभास कहते हैं। तो आकाश का कमल सुगंधित है, एक्चुअली में कमल सुगंधित होता है, अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन आकाश का कमल, इस उदाहरण में आकाश पक्ष में कमल होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, इसलिए आश्रय ही शून्य है, असिद्ध है, क्योंकि आकाश में कभी कमल नहीं खिल सकता। हाँ, तालाब में जरूर खिल सकता है। तो ये एग्जाम्पल गलत है, आप इसकी जगह फिर उसको बोल सकते हो कि कमल का कमल सुगंध, वो मतलब जो तालाब का कमल सुगंधित है, आप ऐसे बोलो, ना कि आकाश का कमल। अब उसने बोला आकाश का कमल, तो आकाश तो शून्य है, खाली स्थान है, वहाँ पे कमल का पौधा लग ही नहीं सकता। खाली स्थान में कभी कमल का पौधा लग सकता है क्या? अब देखो आकाश में कभी कमल का पौधा लग सकता है? तो ये खुद ही असिद्ध है। तो ये बोलता है कि साध्य को सिद्ध करने के लिए ऐसे हेतु का उपयोग करना जो स्वयं सिद्ध न हो, तो ये खुद ही असिद्ध है, मतलब आकाश में कभी कमल उग ही नहीं सकता, तो ये आश्रय सिद्ध हो गया। इसलिए आश्रय शून्य, मतलब आकाश ही शून्य, इसलिए असिद्ध है। अब देखो स्वरूप असिद्ध, जिस हेतु का आश्रय तो है लेकिन हेतु पक्ष में नहीं पाया जाता। अब देखो ये आश्रय की बात थी, यहाँ तो आश्रय ही नहीं था, यहाँ स्वरूप में क्या था भाई, जिस हेतु का आश्रय तो है, घर तो है, स्थान तो है, लोकेशन तो है, लेकिन हेतु पक्ष में नहीं पाया जाता।
जिस जगह उसको रहना चाहिए था उस जगह नहीं पाया जाता, उसे स्वरूप असिद्धि कहते हैं। कैसे? उदाहरण देखो, शब्द गुण है क्योंकि वे आंखों द्वारा दिखलाई देता है। देखो एग्जाम्पल देखो, इसके उल्टे बोलने पड़ रहे हैं जानबूझ के। शब्द गुण है क्योंकि वह आंखों द्वारा दिखलाई देता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर शब्द में आंख द्वारा दिखलाई देने का गुण है ही नहीं। यहाँ पे आएगा कि यहाँ पर शब्द में आंख द्वारा दिखलाई देने का गुण है ही नहीं, है ही नहीं, ऐसे आएगा। ये थोड़ा लिख दिया मैंने उल्टा, क्या गुण है ही नहीं, क्योंकि सब तो कान से सुनाई पड़ता है, नहीं कि आंखों से दिखाई देता है। तो उसका स्थान तो है कान, लेकिन वो अपन उल्टा बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको एग्जाम्पल को सिद्ध भी तो करना है ना, क्योंकि शब्द गुण है क्योंकि वह आंखों द्वारा दिखलाई देता है। अभी सत्य क्या होता कि शब्द गुण है क्योंकि वह कानों द्वारा सुनाई देता है। ये तो हो गई वास्तविक बात, ट्रुथ। लेकिन इसको अपन को असत्य करना है, झूठा, क्योंकि एग्जाम्पल अपन असत्य की कर रहे हैं, हेतु की बात कर रहे हैं, हेतुआभास की बात कर रहे हैं। तो अपन ने एग्जाम्पल दिया कि शब्द गुण है क्योंकि वह आंखों द्वारा दिखलाई देता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर शब्द में आंख द्वारा दिखलाई देने का गुण तो है ही नहीं, क्योंकि शब्द तो कान से सुनाई पड़ता है, ना कि आंखों से देखा जाता है, नहीं कि आंखों से देखा जाता है। तो आंखों से दिखाई थोड़ी देता है शब्द, वो तो कानों से सुनाई देता है। इसलिए स्थान तो है, उसका कान स्थान है, लेकिन वो अपने पक्ष में नहीं पाया जा रहा। तो यहाँ पे देख, जिस हेतु का आश्रय तो है लेकिन वो पक्ष में नहीं पाया जाता, मतलब यहाँ पे पक्ष में नहीं पाया जा रहा कि यहाँ पे शब्द गुण तो है लेकिन आंखों में बता रहे हैं। यहाँ पे होना क्या चाहिए था, आकाश में, तो ये आकाश में नहीं बता रहा, इसलिए ये स्वरूप असिद्ध है। व्याप्ता सिद्धि, व्याप्यत्व, देखो वे फिर या फिर पे फिर ये है, ये इति पे त्वा, व्याप्त्वा सिद्ध। उपाधि युक्त हेतु को व्याप्ता सिद्ध कहते हैं। अब उपाधि युक्त हेतु को, उपाधि यानी साथ में कुछ उपाधि दी गई है उसको। कैसे? उपाधि जो साध्य का व्यापक हो किंतु साधन का व्यापक न हो, उसे उपाधि कहते हैं। समझो इस चीज को, जो साध्य का व्यापक हो, जो साध्य जिसको सिद्धित करना है उसका व्यापक हो किंतु साधन का व्यापक ना हो, उसे उपाधि कहते हैं। और जिसकी सहायता से उसको सिद्ध करना ना, उसका व्यापक ना हो। कुछ समझ नहीं आएगा मुझे पता है, एग्जाम्पल दूंगा तो ही समझ में आएगा। उदाहरण देखो, जब हम पर्वत पर धुएं को अग्नि से सिद्ध कर रहे होते हैं तब वहाँ अग्नि हेतु उपाधि से युक्त होने के कारण व्याप्त असिद्धि या व्यभिचारी होता है। समझो इस चीज़ को, जब हम पर्वत पर धुएं को अग्नि से सिद्ध कर रहे होते हैं तब यहाँ अग्नि हेतु उपाधि से युक्त होने के कारण व्याप्त असिद्धि या व्यभिचारी होता है। एक तरीके से ऐसे समझो कि जब हम पर्वत पर धुएं को अग्नि से सिद्ध कर रहे होते तब यहाँ अग्नि हेतु उपाधि से युक्त होने के कारण व्याप्त असिद्धि या व्यभिचारी होता है। आप इसको ऐसे समझो कि भाई जब हम पर्वत पर धुएं को अग्नि से सिद्ध कर रहे हैं, जैसे मैंने देखा कि वहाँ पे धुआं है, वहाँ पे अग्नि होगी, लेकिन साथ में एक उपाधि जोड़ दी कि साथ में वर्षा हो रही है, ठीक है। वर्षा के साथ में एक उपाधि जोड़ दी कि देखो अपन गीला ईंधन है इस वजह से धुआं है, एक उपाधि जोड़ दी उसमें साथ में, कुछ भी उपाधि कि इस वजह से धुआं है, वहाँ पे कोई भी उसमें ऐसा वर्ड जोड़ दिया कि इस वजह से धुआं है, तो उपाधि एकदम संशय पैदा करती है। जैसे कि कोई गीला ईंधन है, गीली लकड़ी है, उसको जलाएंगे तो धुआं पैदा होगा, तो धुआं पैदा हो रहा है, क्या अग्नि है वहाँ पे? नहीं भी हो सकती है। तो मतलब डाउटफुल वाला उपाधि दे दी उसमें, साथ में उपाधि लगा दी उसने, कुछ ऐसा सेंटेंस बोला कि गीला है, बरसात हो रही है, इस वजह से धुआं है, जलाने की कोशिश की थी, अब जल जाएगा धुआं उठेगी, लेकिन वहाँ पे तो है ही नहीं अग्नि, तो ये संशय वाली स्थिति है। मतलब उपाधि जोड़ दी कि भाई बरसात हो रही है या फिर गीला ईंधन है, तो ऐसी उपाधि जोड़ना साथ में उस हेतु के साथ में, धुआं के साथ में, अग्नि के साथ में, वो होता है व्याप्ता सिद्धि। बाधित, जिस हेतु के साध्य का अभाव प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से निश्चित सिद्ध होता है वह हेतु बाधित कहलाता है। अब समझो इस चीज को कि जिस हेतु के साध्य का अभाव, ये पांचवा टाइप से लास्ट, जिस हेतु के साध्य का अभाव प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से, मतलब अन्य प्रमाणों से, प्रत्यक्ष हुआ, आप्तोपदेश हुआ, ठीक है, तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से निश्चित सिद्ध होता है वह हेतु बाधित होता है। उदाहरण देखो, गिलोय मधुर है क्योंकि वह द्रव्य है, जैसे क्षीर। मैंने एग्जाम्पल दिया कि बेटा गिलोय है ना जो मीठी है क्योंकि वह द्रव्य है, जैसे अपना दूध होता है ना वैसी मीठी है, मैंने ऐसा बोल दिया। फिर इस उदाहरण में क्षीर का दृष्टांत है, मतलब दूध का उदाहरण है,
परंतु प्रत्यक्ष प्रमाण से गिलोय का तिक्त रस ज्ञात होता है। जब अपन उसको गिलोय को खा के चेक करते हैं तो पता लग जाता है कि ये तो यार तिक्त रस वाली है, कड़वी है एक तरीके से, तो गलत हो गया एक तरीके से, क्योंकि तुरंत ज्ञान हो गया कि अब ये बेकार है। तो ये बाधित किसकी सहायता से? प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों, मतलब प्रमाणों की सहायता से अपन को जो नॉलेज हुई वो बाधित। मैंने बोला कि गिलोय मधुर है, मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ बेटा गिलोय खा ले, मीठी है, या जैसे दूध मीठा होता है ना वैसे ही गिलोय मीठी है। तो उसने कि ठीक है मैं खाता हूँ, उसने तुरंत खाया, वो बोला ये तो कड़वी है मैं खा रहा हूँ, तुरंत प्रत्यक्ष हो गया उसको। तो परंतु प्रत्यक्ष प्रमाण से गिलोय का तिक्त रस ज्ञात होता है, अतः अनुमान में बाधा आती है, इसे ही बाधित हेतुआभास कहते हैं। ठीक है, ये हो गया बाधित। तो ये 5 टाइप्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे भी करके इनको रटना समझना। मैंने वीडियो अपलोड कर ही दूंगा, आप इसको रिकॉर्डिंग को बार बार देखना, ठीक है, तो समझ में आएंगे। अब देखो चरक संहिता के अनुसार 3 वेद हैं, सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन आपको नाम याद होने चाहिए। प्रकरण सम, संशय सम और वर्ण सम, 3 टाइप्स हैं किसके? हेतुआभास के। प्रकरण सम, संशय सम और वर्ण सम, मतलब पक्ष के समान, सेम टाइम लोकेशन के समान। जैसा मतलब उस चीज़ में 2 संशय हो जाएंगे, 2 हेतु हो जाएंगे, जैसा हेतु वैसा ही पक्ष। जैसे कि एक बवंडर है, ठीक है, बवंडर में एक धुआं का सा गुब्बारा उठता है ना, अब वैसे ही मैं बोलूँ कि वहाँ पे देखो आग लगी हुई है क्योंकि वहाँ पे धुआं है, तो बवंडर की वजह से वो धुएं का गोला बना, तो मतलब पक्ष के समान एक तरीके से, स्थान के समान। संशय सम, जो संशय का निर्माण करता है और वही दूर करने वाला हो, तो दोनों उसी की वजह से संशय हो रहा है और उसी वही संशय को दूर करेगा, तो संशय सम। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद होने चाहिए। संशय सम और वर्ण सम, जो हेतु स्वयं स्थापित नहीं है, जैसे वो आश्रय वाला बताया था ना, जैसे आकाश का कमल सुगंधित नहीं है, तो खुद ही स्थापित नहीं है, खुद ही का अस्तित्व नहीं है, खुद ही मतलब एक तरीके से अनस्टेबल है, या फिर उसका रियलिटी में अस्तित्व नहीं है, कोई लागू ही नहीं होती बात, तो वो होता है वर्ण सम। आपको ये कोई जरूरत नहीं है याद करने की, बस मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है कि आचार्य चरक के अनुसार कितने भेद हैं, नाम लिखो। प्रकरण सम, संशय सम और वर्ण सम, ठीक है। तो पक्ष के समान जो संशय का निर्माण करता है वही दूर करने वाला, दोनों समान हो गए, और जो स्वयं स्थापित नहीं है, ये चरक संहिता के अनुसार इसके 3 वेद है। तो ये हेतुआभास होता है कंप्लीट। बहुत ट्रिकी वाला है और बहुत एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि अपन जानबूझ के यहाँ पे देखो हर एग्जाम्पल को उल्टा दे रहे हैं। गिलोय मधुर है क्योंकि ये द्रव्य है, क्योंकि जैसे क्षीर, अब अपन को पता है गिलोय तिक्त रस वाली है, कड़वी है, अपन को खूब पता है, लेकिन एग्जाम्पल दिया गिलोय मधुर, क्योंकि अपन को झूठा साबित करना हर चीज़ को। अब सत्य साबित कर दिया तो वो तो सद हेतु हो जाएगा ना, तो अपन को जो स्टडी पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से अपन को बाधित ऐसा एग्जाम्पल देना पड़ता है। इधर देखो असिद्धि में जिसका खुद ही अस्तित्व नहीं है, जैसे आकाश में कमल, अब आकाश में कमल खिलेगा क्या? खालिस्तान में कमल थोड़ी खिलता है, तालाब में खिलता है कमल। तो इसे स्वरूप सिद्धि में, अब यहाँ पे बोलना चाहिए कि शब्द गुण है क्योंकि वह कानों द्वारा दिखाई देता है, लेकिन अपन ने एग्जाम्पल दिया इसको गलत सिद्ध करने के लिए, आंखों वाला। यहाँ व्याप्त सिद्धि, इसमें अपन ने साथ में उपाधि जोड़ दी कि धुआं है कि गीला है। इधर देखो सत्व प्रतिपक्ष प्रकरण श्रम में, मतलब मैं कोई बात बोल रहा हूँ, दोस्त ने उस बात को काट दिया। जैसे धूम को देखकर अग्नि को सिद्ध करते समय यदि पर्वत पर वर्षा हो रही है, मैंने बोला कि वहाँ पे अग्नि है लेकिन साथ में वर्षा भी तो हो रही है, वो बोल देगा भाई बरसात में अग्नि कहाँ से हुई, तुरंत बुझा नहीं देगी अग्नि, तो ये खत्म। विरुद्ध देखो कि जो अपनी बात को सिद्ध करनी थी दूसरे की बात को सिद्ध कर दी। मैं कुछ ऐसा बोल गया, जैसे कि मैं बोलता हूँ हवा भारी है क्योंकि वह खाली है, जैसे मैंने ये बोला वो बोलेगा खाली से तो हल्कापन होता है भाई, तो क्या बोल रहा है, तुरंत उसकी बात सिद्ध हो जाएगी। और ये सभी विचार में साधारण है, साधारण साधारण में क्या होता है, कभी मेरे साथ, कभी उसके साथ, कभी दूसरे के साथ। अनसाधारण में क्या होता है, एक ही एग्जाम्पल होता है, दूसरा उदाहरण ही नहीं मिलता। और अनुपसंहारी में क्या होता है, व्यापक, पूरे संसार को इसने कवर कर लिया। तो आप इसको ऐसे समझोगे, थोड़ा लाइटली लोगों तो समझ में आएगा। तो इसके जो 5 टाइप्स थे, स्व विचार, विरुद्ध, सत्य प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित, इसके 3 थे, इसके 3 थे। आराम से पढ़ोगे, बार बार वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये बच्चा चरक के अनुसार 3 थे, कोई जरूरत नहीं है याद करने की, हो जाए तो कर लेना, बस नाम याद कर लेना, ठीक है। तो कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, और जो परसों अपनी क्लास होगी, मतलब 27 को क्लास होगी, कल क्लास होगी, परसों क्लास होगी, 28 को अपना मतलब ये चैप्टर पूरा करके जो बाकी चैप्टर है ना, उपमान प्रमाण और युक्ति प्रमाण, वो भी मैं कवर कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते हैं आप कल, थैंक यू, थैंक यू सर। ओके।